हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने पिछले की वीडियो में 1 से लेकर के 7 चैप्टरों तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका शीर्षक होगा प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को शुरू कीजिएगा तो आप देखिएगा कि सबसे पहला जो पेज है उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिए दिए गए हैं, जो कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? छापा खाना। नहीं, हम लोग जानेंगे छापा खाना के बारे में। तो देखिए, छापा खाना के आविष्कार का उतना ही महत्व है जितना आदि मानव द्वारा आग, पहिया और लिपि का। छापा खाना के आविष्कार ने पूरे विश्व की सोच में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। देखिए, इसका और भी परिभाषा हो सकता है, लेकिन जो 10th के बीएसईबी के जो बुक में दिया है, एससीईआरटी के बुक में, उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है बिंदुओं को अंकित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है गुटेनबर्ग के बारे में। नहीं, देखिए, गुटेनबर्ग जर्मनी का रहने वाला था। छापा खाना का आविष्कार जो है, आविष्कार का अगर श्रेय है तो वह गुटेनबर्ग को ही दिया जाता है या माना जाता है। नहीं, उसने अपने आविष्कार के द्वारा पूरे विश्व की सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाकर रख दिया। अगला पॉइंट है बाइबिल, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, बाइबिल जो है ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है। गुटेनबर्ग ने जब प्रेस बनाकर छपाई का प्रयोग किया तो उन्होंने सबसे पहले बाइबिल को ही छापा। नहीं, इसके बाद है रेशम मार्ग। तो देखिए, चीन से रेशम का निर्यात यूरोप तक के देशों में होता था। इसके निर्यात वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? रेशम मार्ग कहा जाता था। इसके बाद है, देखिए क्या है, मराठा। तो मराठा उग्र विचारों को व्यक्त करने वाला एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। इसके संपादक जो है बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, इसी में है यंग इंडिया। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित यंग इंडिया एक देशभक्त पूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। इसके संस्थापक तथा संपादक गांधी जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू हुआ था। यह एक्ट केवल भारतीय भाषाओं में ही प्रकाशित समाचार पत्रों पर लागू होता था। इसके बाद है सर सैयद अहमद। नहीं, तो सर सैयद अहमद ईस्ट इंडिया कंपनी में एक किरानी थे, जो अंग्रेज के इशारे पर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम करते थे। ठीक है, इसके बाद है, देखिए, प्रोटेस्टेवाद। नहीं, प्रोस्टेटवाद है। तो कहता है कि पोप और पादरियों के चरित्र में आई गिरावट के कारण ईसाई धर्म दो खेमों में बट गया। मूल खेमा कैथोलिक कहलाया और इसका प्रोस्टेट करने वाला खेमा प्रोटेस्टेंट कहलाया। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है मार्टिन लूथर। तो देखिए, मार्टिन लूथर जर्मनी का एक धर्म सुधारक था। यह पोप और पादरियों के चरित्र में आए गिरावट से नाराज था, जिस कारण उसे धर्म सुधार आंदोलन चलाना पड़ा। अगला पॉइंट है हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग। तो देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग स्याही से लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मुद्रण का इतिहास। तो देखिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। इसकी शुरुआत 594 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से की गई। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। ठीक है, 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी के मुद्रा बनाए। 13वीं सदी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे। वहां इस कला का प्रयोग तथा जो है खेलने एवं धार्मिक चित्र छापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, 1336 में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई। 105 ईस्वी में चीनी नागरिक टस प्लाई लून ने कपास एवं मलमल की पट्टियों से सर्वप्रथम कागज बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छापा खाना जो है यूरोप में कैसे पहुंचा? तो देखिए, मुद्रण क्रांति का श्रेय चीन को जाता है, हम लोगों को पता है। कहा जाता है कि छापा खाना को यूरोप पहुंचाने वाला मार्को पोलो था, जो अपनी यात्रा के क्रम में चीन पहुंचा था, लेकिन उसके पहले ही व्यापारियों द्वारा रेशम मार्ग से छापा खाना यूरोप पहुंचा चुका था। वहां छापा खाना का उपयोग ताश और धार्मिक चित्र बनाने में करते थे, लेकिन मार्को पोलो ने छापा खाना के साथ ही लकड़ी के टाइप भी भेजे। जर्मनी में कागज का आविष्कार 1336 में हो गया। उसके बाद तो छपाई का काम
जो है तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि छापा जो छापे खाने का मशीन गुटेनबर्ग ने पहले ही बना ली थी। ठीक है। इसके बाद है गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। तो देखिए गुटेनबर्ग ने कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। नहीं, गुटेनबर्ग ने जो है कृषक जमींदार परिवार व्यापार जो परिवार में जन्म लिया था, इसलिए वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने वाली मशीनों से परिचित था। ठीक है। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइप के लिए पंच मैट्रिक्स मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया। ठीक है। उसने टाइप के लिए 3-4 धातुओं का मिश्रण बनाया, टाइप बनाए, पहले अक्षरों के मोल्ड बनाया और उन मोल्ड के सहारे टाइप की जो है ढलाई की गई। अंग्रेजी में चूंकि अक्षरों की संख्या बहुत कम है, अतः टाइप बनाना आसान हो गया। फिर उसने छपाई योग्य स्याही भी बना ली। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। तो देखिए मुद्रण क्रांति का तात्पर्य केवल किताबों का नया और विकसित होने से नहीं था, बल्कि इसने मानवीय जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। ठीक है। छापा खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं थी। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक मूल्यों तथा शक्तियों को सहज, स्वाभाविक और निष्पक्ष रूप से दृष्टि प्रदान किया। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। मुद्रण संस्कृति ने धर्म को भी प्रभावित किया। उसी समय यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था। मुद्रण की सुविधा प्राप्त होते ही उसमें और भी तेजी आ गई। ठीक है। बाइबिल के संस्करण पर संस्करण प्रकाशित होने लगे, उसको खरीदने और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। छपाई के काम से नए बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ एवं धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों का फैलाव तेजी से हुआ और वह आम जन तक आसानी से पहुंचने लगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मुद्रण यंत्र का विकास यात्रा को रेखांकित कीजिए। मतलब मुद्रण यंत्र की जो विकास की यात्रा है उसको रेखांकित कीजिए। यह आधुनिक रूप में पूरे विश्व में कैसे पहुंचा। ठीक है। तो देखिए क्या करा, आज विश्व ने जो प्रगति की है उसकी जड़ में प्रेस संस्कृति ही रही है। यदि मुद्रण यंत्र का विकास नहीं हुआ रहता तो आज न तो वैज्ञानिक पुस्तकें उपलब्ध हो पाती और न ही विज्ञान की जो है उन्नति हो पाती। नहीं, प्रेस संस्कृति को आज की स्थिति में पहुंचाने के लिए लोगों ने बहुत मेहनत की है। तार पत्रों पर हाथ से लिखने के बाद कागज पर लिखकर पुस्तकें तैयार होने लगी। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन मुद्रण कला की जो शुरुआत है नहीं यूरोप में हुआ। चीनी बौद्ध प्रचारकों ने जापान में मुद्रण कला को पहुंचाया, तो वहीं यूरोप में मार्को पोलो ने जर्मनी में गुटेनबर्ग ने पहली मुद्रण मशीन बनाई। जर्मनी से ये पूरी यूरोप और बाद में भारत तथा अन्य देशों में पहुंची। पहले तो धार्मिक पुस्तकें ही छपी, बाद में जो है आधुनिक विद्वानों के विचार छपने लगे। इससे समाज के दबे कुचले दलित वर्ग में चेतना का संचार हुआ। मुद्रण संस्कृति ने राजाओं की मनमानी के विरुद्ध भी जनता को जागृत किया। चर्च और राजाओं ने मुद्रण संस्कृति का विरोध तो किया, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हुए। प्रेस संस्कृति से कारखानों के कामगारों में भी चेतना का विकास हुआ। वे मालिकों से अपने लिए सुविधाओं की मांग मनवाने में समर्थ। भारत में भी वे जो है प्रेस संस्कृति पर लगाम कसने को तैयार हुआ। ठीक है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में धार्मिक सुधार आंदोलनों को बल दिया। अब मुद्रण में विविधता आने लगी थी। पुस्तकों के तथ्यों को सिद्ध करने के लिए चित्रों की सहायता जो है ली जाने लगी। मुद्रण संस्कृति के विकास से भारतीय महिलाएं भी शिक्षा की ओर उन्मुख हुई। गरीब जनता ने भी मुद्रण संस्कृति का जो है लाभ उठाया। नहीं, इसी में एक पॉइंट है विषमत धातु। तो ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसकी विशेषता यह है कि यह ठंडा होने पर फैलता है, जिससे अन्य धातुओं के ठंडा होने वाले संकोचन की भरपाई हो सके और परिमाण की सत्यता बनी रहे। अगला क्वेश्चन है पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए पांडुलिपि भोजपत्र नहीं एवं तारपत्रों के बाद में हस्तांतरित कागजों पर हस्तलिखित लेखन है। भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में जो है असंख्य पांडुलिपियां तैयार की गई। नहीं, जब मुद्रण क्या करा, देखिए जब मुद्रण की सुविधा नहीं थी तब इसमें अकेला देश भारत ही था जहां अत्यंत अस्थायी पुस्तकें लिखी गई। रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद आदि पांडुलिपियां ही थी। ठीक है, जो बाद में पुस्तक के रूप में मुद्रित की गई। पांडुलिपियों की उपयोगिता आज भी है। इसके माध्यम से हम तत्कालीन साहित्यिक और भाषा शैली तथा सामाजिक सामाजिक चरित्र के साथ धर्म, कला, विज्ञान, तकनीक और
राजनीतिक संकल्पनाओं से भी परिचित होते हैं। आज भी विभिन्न पुस्तकालय में भी इस धरोहर के रूप में विभिन्न पुस्तकालयों में भी इसे धरोहर के रूप में जो है सुरक्षित रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेसों ने कैसे प्रभावित किया? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। कहता है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सभी पक्षों, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो या चाहे आर्थिक हो, प्रेस ने प्रत्यक्ष रूप से सबको प्रभावित किया। राष्ट्रीय नेताओं ने प्रेस के माध्यम से ही अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियों का जो है पर्दाफाश किया। इस क्रम में उन्होंने देश में जागृति फैलाने का भी काम किया। विदेशी सत्ता से त्रस्त जनता को भी शर्मार्ग दिखाने एवं साम्राज्यवाद के विरोध में निडर होकर स्वर उठाने का साहस प्रेसों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से पहले समाचार पत्र ही देश में लोकमत का निर्माण भी करते थे और प्रतिनिधित्व भी करते थे। देशभक्तों ने लाभ या व्यापारिक उद्देश्यों से पत्रकारिता को ही नहीं अपनाया, बल्कि इसे मिशन के रूप में अपनाया। उन्होंने समाचार पत्रों में राजनीतिक शिक्षा देने का भी काम किया। अधिकतर समाचार पत्रों का जो रुख कांग्रेस की याचनावादी नीतियों से भिन्न थी। ये ग्राम दल का प्रतिनिधित्व करते थे और उन्हीं के स्वर को उजागर करते थे। फिरंगियों द्वारा हो रहे भारत के आर्थिक शोषण को इन्होंने ही उजागर किया और करते रहे। ठीक है, देश की आर्थिक दुर्दशा का भी चित्रण प्रेस या समाचार पत्र ही करते थे। भारत मित्र नामक समाचार पत्र ने भारत से चावल के निर्यात का विरोध किया। अधिकांश समाचार पत्रों का कहना था कि भारत की वास्तविक समस्या राजनीति से बढ़कर क्या है, आर्थिक है। गाँव में कृषकों तथा दस्तकारों की हालत अत्यंत शोचनीय थी। वे हमेशा कर्ज के बोझ के तले दबे रहते थे। नहीं, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रेसों ने सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों तथा अंग्रेजी सभ्यता के कुप्रभाव को लेकर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करते रहे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा समाचार पत्रों की स्थापना। तो देखिए, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके कार्यों से नाखुश होकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक जो है समाचार पत्र का जो है प्रकाशित किया। नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, 1780 में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिक्की को भी कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भुगतनी पड़ी। हिक्की के प्रेस को कंपनी ने जब्त कर लिया। नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था। इसके बाद जो है 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर तथा ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट तथा हेराल्ड और मद्रास कैरियर, मद्रास गजट आदि समाचार पत्र प्रकाशित जो है होने लगे। ये सभी समाचार पत्र साप्ताहिक थे और अलग-अलग दिन प्रकाशित होते थे। इनकी विशेषता थी कि ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी न होकर क्या थे, पूरक थे, मतलब एक दूसरे को हेल्प करते थे, सहायता पहुंचाते थे। अगला पॉइंट है, भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखे। तो देखिए, समाचार पत्रों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचार के हथियार के रूप में खूब प्रयोग किया गया। महात्मा गांधी केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल पत्रकार भी थे। ठीक है, इन्होंने यंग इंडिया तथा हरिजन पत्रों के माध्यम से अपने विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। भारतीय प्रेस गांधी जी के व्यक्तित्व से निर्भीक बनने लगे। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इंडिपेंडेंस, शिव प्रसाद गुप्ता ने आज, के एम पनिकर ने 1922 में हिंदुस्तान जो है टाइम्स का संपादन किया। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन का कार्य मदन मोहन मालवीय के हाथ में आ गया। बाद में घनश्याम दास बिरला ने इस पत्र को खरीद लिया। मद्रास में स्वराज तथा गुजरात में नवजीवन का प्रकाशन शुरू हुआ। 1910 से 20 के बीच उर्दू पत्रकारिता का भी खूब विकास हुआ। ठीक है, मौलाना आजाद के संपादन में 1912 में अल हिलाल तथा 1913 में अल बिलाग का प्रकाशन हुआ। मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कॉमरेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया। ठीक है, 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रताप का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्र राष्ट्रवाद तथा किसान मजदूरों का जबरदस्त जो है समर्थक था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेसों से प्रभावित किया कैसे? नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेसों ने प्रभावित किया कैसे, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करा यहाँ पर, करा है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सभी पक्षों, चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक हो या चाहे आर्थिक हो, प्रेस ने प्रत्यक्ष रूप से सबको प्रभावित किया। राष्ट्रीय नेताओं ने प्रेस के माध्यम से ही अंग्रेजी राज के शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश किया।
ठीक है। इस क्रम में उन्होंने देश में जागृति फैलाने का काम भी किया। विदेशी सत्ता से त्रस्त जनता को शर्मार्क दिखाने एवं साम्राज्यवाद के विरोध में निडर होकर स्वर उठाने का साहस प्रेस के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से पहले समाचार पत्र ही देश में लोकतंत्र का निर्माण भी करते थे और प्रतिनिधित्व भी करते थे। ठीक है। देशभक्तों ने लाभ या व्यापारिक उद्देश्य से पत्रकारिता को नहीं अपनाया, बल्कि इसे मिशन के रूप में अपनाया। उन्होंने समाचार पत्रों में राजनीतिक शिक्षा देने का भी काम किया। अधिकतर समाचार पत्रों का रुख कांग्रेस की याचनावादी नीतियों से भिन्न थी। ये गर्म दल का प्रतिनिधित्व करते थे और उन्हीं के स्वर को उजागर करते थे। फिरंगियों द्वारा हो रहे भारत के आर्थिक शोषण को इन्होंने ही उजागर किया और करते रहे। देश की आर्थिक दुर्दशा का चित्रण भी प्रेस या समाचार पत्र ही करते थे। ठीक है। भारत मित्र नामक समाचार पत्र ने भारत से चावल के निर्यात का विरोध किया। अधिकांश समाचार पत्रों का कहना था कि भारत की वास्तविक समस्या राजनीति से बढ़कर आर्थिक है। गांव में कृषकों तथा दस्तकारों की हालत अत्यंत शोचनीय थी। वे हमेशा कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रेसों ने सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों तथा अंग्रेजी सभ्यता के कुप्रभाव को लेकर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करते रहे। ठीक है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है जो है इनक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। तो देखिए, इनक्विजिशन एक प्रकार का न्यायालय था जिसका काम धर्म विरोधियों की पहचान कर दंडित करना था। मुद्रण संस्कृति ने चर्च के भ्रष्ट तंत्र का पर्दाफाश किया। पोप से लेकर गांव के पादरी तक का जीवन कितना भ्रष्ट था, यह किसी से छिपा नहीं रह गया। ईसाई धर्म और बाइबिल पर नए ढंग से चिंतन मनन और विश्लेषण आरंभ हुआ। लिहाजा रोमन कैथोलिक चर्च इससे क्रुद्ध हो गया और धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए जो है इनक्विजिशन नामक संस्था को गठित किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? ठीक है। तो देखिए, क्या करा है, लॉर्ड लिटन ने समाचार पत्र अधिनियम का कानून लाकर भारतीय समाचार पत्रों की भाषा और भाव को नियंत्रित करने में सफल रहा। इस कानून के आने से सभी राष्ट्रवादी एकजुट होकर इसके खिलाफ होने लगे। राष्ट्रवादियों की एकजुटता से राष्ट्रीय आंदोलन और भी मजबूत हुआ और जो है गतिमान हो गया। नहीं, अगला क्वेश्चन है प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। तो देखिए, ये बहुत सारा पॉइंट है, इसको हम लोग जानेंगे डिटेल्स के साथ। क्या कर रहा है, समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियम बनाए गए जो निम्न है। सबसे पहला अधिनियम क्या था, 1799 का समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। तो देखिए, इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1823 के अनुज्ञप्ति नियम। तो इसके अनुसार मुद्रालय स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति लेनी आवश्यक थी। बिना अनुज्ञप्ति 400 रुपये का दंड अथवा कारावास की सजा का प्रावधान था। इसके बाद है भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1835। तो देखिए, इस अधिनियम के तहत प्रकाशक प्रकाशन स्थान की सूचना देकर सुगमता से कार्य कर सकता था। इसके बाद है 1857 की का जो है अनुज्ञप्ति अधिनियम। तो 1857 के अधिनियम के अनुसार अनुज्ञप्ति को पुनः लागू कर दिया गया। यह सिर्फ 1 वर्ष के लिए संकटकालीन व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था। इसके बाद है 1867 का पंजीकरण अधिनियम। तो देखिए, क्या कर रहा है, इस अधिनियम के तहत मेडकॉप के अधिनियम को परिवर्तित किया गया जिसका उद्देश्य मुद्रणालयों को नियमित करना था। ठीक है। प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रण स्थान का नाम होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त 1 महीने के भीतर प्रकाशक को पुस्तक की एक प्रति सरकार को भी देनी थी। इसके बाद है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। तो कहता है 1857 के पश्चात समाचार पत्र भी शासक और शासित के बीच में बट गए। अंग्रेजी समाचार पत्र सरकार का सदैव समर्थन करते थे, लेकिन देसी समाचार पत्रों ने मुखर होकर साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। नहीं, तो देखिए क्या है, कहता है जो लॉर्ड कर्जन की नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रवाद की भावना भड़क रही थी, इन्हें दबाने के लिए 1908 का न्यूज़पेपर एक्ट पास किया गया। इसके अनुसार किसी समाचार पत्र की ऐसी सामग्री जिससे हिंसा, हत्या की प्रेरणा मिले, उसकी संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती थी। ठीक है। अगला पॉइंट है 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। ठीक है।
तो इस अधिनियम ने लॉर्ड रिटर्न के 1878 के एक्ट के सभी घिनौने लक्षण को पुनर्जीवित कर दिया। सरकार के जमानत जब्त करने तथा पंजीकरण रद्द करने का अधिकार था। ने पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर मुद्रणालय और पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त करने का अधिकार जो है मिल गया। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है 1931 का भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम। तो देखिए, जो है इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष परोक्ष किसी रूप से अपराध की प्रेरणा देने पर करादंड का प्रावधान किया गया। इसके बाद है समाचार पत्र जांच समिति। तो देखिए, मार्च 1947 में गठित यह समिति संविधान सभा ने स्पष्ट किए गए मौलिक अधिकारों के आलोक में सिफारिश की। 1931 के समाचार पत्र अधिनियम देशी राज्य अधिनियम और संतोष के विरुद्ध एकता। 1934 के देशी राज्य रक्षा अधिनियम को रद्द किया जाए। अगला पॉइंट है 1951 का समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम ने तो क्या करा, देखिए 1951 में सरकार की संविधान के अनुच्छेद 19 दो में संशोधन और समाचार पत्र अधिनियम पारित करने की आवश्यकता पड़ी। इसके माध्यम से अब तक के सभी अधिनियमों को रद्द कर दिया गया। नए कानून के माध्यम से सरकार जो है मुद्रणालय को आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जब्त कर सकती थी। प्रकाशकों को जूरी द्वारा परीक्षा मांगने का अधिकार दे दिया गया। यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। अभी हम लोग जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने इस चारों में से यंग इंडिया का संपादन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो देखिए, गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? हम लोग पढ़े थे गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका नाम हो जाएगा कैक्सटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ठीक है, तो रूसो जो है वो रूस का दार्शनिक था। इसके बाद है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। इसके बाद है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। ठीक है। इसका देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया गया होगा और दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे। तो यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान जो है इसमें या तो अंडरलाइन है और या कलर भी चेंज है इसका। ठीक है। तो करा है 1904 से 5 रूस जापान के युद्ध में रूस की पराजय हुई। इसके बाद है, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे कॉनिकल का संपादन किया। इसके बाद है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पास किया गया। इसके बाद है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेडकॉफ को विभूषित किया गया। इसके बाद है, अल हिलाल का संपादन मौलाना आजाद ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? जेके हिक्की, नहीं यहाँ पर जेके हिक्की होता। तो जेके हिक्की जो लिखा था बंगाल का जब। ठीक। इसके बाद है, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था संवाद कौमुदी। इसके बाद है, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था मराठा। ठीक है। अब देखिए, इसमें अगला पॉइंट भी है जो कि आगे पेज में होगा तो हम लोग को इसे देखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, केशव चंद्र सेन। नहीं, तो केशव चंद्र जो सेन हो जाएगा वह हो जाएगा सुलभ समाचार। इसका यही हो जाएगा। इसके बाद है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का हो जाएगा इसमें से बंगाली। ठीक है। क्या हो जाएगा? बंगाली। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आंसर भी है इसका नीचे। नहीं, सबका जो है आंसर भी दिया है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहा और ये आपका क्या रहा? आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ समाप्त किया और इस चैप्टर के साथ साथ ही हम लोगों ने 10th का जो हिस्ट्री है पूर्ण रूप से काफ़ी डिटेल्स के साथ पूरे 10th की हिस्ट्री जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है वो समाप्त किया। अगर आप पूरा अध्ययन करेंगे तो मैं आशा करता हूँ
कि बिहार बोर्ड में अगर हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन पूछे जाएँ, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, चाहे वह अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हो, लघुत्तरीय क्वेश्चन हो, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जय हिंद।